इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। फाइनल हो गया ये रहता हो गया सर। लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का था, अब मैं सोचा भी नहीं। ये सर जिन्होंने किया कोई मसला तो नहीं सर, हुक्म करें सर। सवाल की तरह से जी। IAS 28 अप्लाई हो गया था, हालांकि अप्लाई होना चाहिए था IAS 28 क्यों नहीं अप्लाई होना चाहिए था? क्योंकि सर ना तो कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और जो फिजिक्स स्पेस है वो भी 20% कम। ये कैसे पता चला कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था? कहाँ लिखा हुआ था सर? ये 15% फेयर होनी थी ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए, कम से कम कितना होना चाहिए? तो IAS 28 अप्लाई हो गया था, हालांकि अप्लाई होना चाहिए था IFRS 9, और IFRS 9 में से कौन सा होना चाहिए था? प्रोबेबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेट इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे मेजर हो सकते हैं सर? सर जी इक्विटी मेथड के हवाले से एंट्रीज नहीं थी, पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, और इक्विटी मेथड में एंट्रीज होती भी हैं। जी नहीं नहीं, IAS 28 यार इक्विटी मेथड में, इक्विटी मेथड में क्या क्या होता है जो नहीं होना चाहिए? एक शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है? एक तो वो रिवर्स होनी, और दूसरा अगर इनकम रिकॉर्ड की हो एसोसिएट ने, एसोसिएट अगर अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की हो, उसका भी रिवर्स कैसे करते हैं? वो ठीक है, मतलब CRE तो नहीं वैसे। जी जी नहीं, यहाँ जो है वो बता दो यार, मैं तो इसलिए चाह रहा पता नहीं यहाँ पे जब डिविडेंड यानी कि रिकॉर्ड होता है तो उससे इक्विटी मेथड में तो कभी इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम हमेशा ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, सेपरेट से कंसोलिडेटेड। तो है ना क्वेश्चन सामने, इसमें क्वेश्चन रखना सामने, because DL has classified investment as an investment associate and accounted for using equity method despite having no significant on 1st February 2021. DL purchased 40,000 shares of JL representing 15% shareholding of at 80 per share. On 30 September, JL announced interim cash dividend of 5% per share. JL reported net profit of 2.4 million. देखिए हमेशा जब भी अपनी एसोसिएट की वर्किंग करनी है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करनी है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड हुई हो? क्यों?
नहीं वजह बताया ना क्यों हुई होगी। इस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ? तो जब इक्विटी मेथड अडॉप्ट हुआ होगा तो कोई डबल एंट्री हुई होगी? असल में डबल एंट्री हुई होगी, होनी चाहिए थी पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी रिसीवेबल डेबिट। नहीं आराम आराम से रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ये कब हुई होगी एंट्री? तो जब इक्विटी मेथड अडॉप्ट होगा तो ये डबल एंट्री डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड इनकम डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये याद आता है? मतलब आईएस है, ये बुक खोलो आईएस 28 का पहला सफा। आईएस 28 का पहला सफा का पेज नंबर बताएं। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 में, चलो सॉरी सर, ये पहली एंट्री कहाँ की है मैंने? मतलब की इन सेंस ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई होगी। ये दूसरी एंट्री तब होती है जब इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो। हमने जब एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर और प्रॉफिट क्रेडिट, तो फिर ये डिविडेंड इनकम डबल हो जाएगा। तो ये पैसे मिलने से फिर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो ये तो हो गया इक्विटी मेथड। अब इक्विटी मेथड अडॉप्ट होना नहीं चाहिए, इसके फिर इस एंट्री की रिवर्सल, मतलब नहीं वो शेयर ऑफ प्रॉफिट की रिवर्सल के साथ साथ इस डिविडेंड इनकम की जो एक एंट्री हुई होगी इक्विटी मेथड में, फिर इसकी रिवर्सल। तो दो चीजें, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट इन्वेस्टमेंट। हमने क्या करना क्या है, इक्विटी मेथड ऑफ आईएस 28 को रिवर्स करके आईएफआरएस 9 में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आना। तो इक्विटी मेथड अडॉप्ट हुआ उधर से शिफ्ट होकर में आना फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस एज पर आईएफआरएस 9, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। तो एक तो ये डबल एंट्री रिवर्स होनी, एक तो ये डबल एंट्री होगी रिवर्सल में, फिर इधर लिखी, और दूसरी पे ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट। अब ये एंट्री जो मैं दो लिख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में रिवर्सल है, यानी कि ये वो है जो, हाँ ये ठीक है, मेरा रेक्टिफाइंग से, बाकी ये ठीक है। वो हमने सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर्स ठीक करनी, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड लिख लें या नेट इक्विटी में इफेक्ट आ जाएगा, वो तो एक अलग बहस, लेकिन नेट प्रॉफिट में इफेक्ट लेना वैसे में। यहाँ तक जो हुआ इससे क्या हुआ, इक्विटी मेथड रिवर्स हो, इसकी जगह फिर अब अपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे आना है। तो इन्वेस्टमेंट अब कितने पे डेबिट हुई? नहीं इनिशियली कितने पे डेबिट हुई? नहीं मैं समझ, कितने पे इन्वेस्टमेंट हुई थी? नहीं इनिशियली खरीदे कितने पे शेयर थे? 80 पे 40,000 शेयर्स इंटू 80 तो उनकी कॉस्ट है, तो ये बनेगा शायद 320। तो 320 अब क्या आ गया, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। कोई ट्रांजैक्शन प्राइस अगर होती भी तो मतलब प्रॉफिट लॉस में जाती है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, देयरफॉर कोई इंटरेस्ट वाली बहस है नहीं। तो यही फिर कैरिंग अमाउंट है ईयर एंड पे, यही नहीं मतलब यही कैरिंग अमाउंट है इनिशियली, और फिर अब आपने इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करना। तो फेयर वैल्यू मेरा 70 रुपए हो गया, तो 280,000 ये फिगर्स अगर 3.2 एंड 3.2 मिलियन एंड 2.8, तो 4 लाख का लॉस आ जाएगा प्रॉफिट लॉस में, फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट लॉस। तो असल में कहां से कहां आना था, इक्विटी मेथड में जो हुआ उसे रिवर्स करके फिर आप आईएफआरएस 9 में आना। ठीक है मिस्टर मंग जी, जी सर, इस सस्पेंस की वजह
इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। जी सर डिविडेंड तो दरमियान में 28 सितंबर में हुआ, उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट कैसे डिसाइड करते थे कि जो डेबिट इन्वेस्टमेंट है। तो भाईजान मैंने कब की है, ये क्या मजाक कर रहा है? इस मजाक को ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, रहने दो इसके बाद। नहीं सॉरी भाई, ये करवा लें, अगर पूरा सेट होगा ये बना लेंगे। मेरी तरफ से भी एक घूंट पीना, पहले अपना घूंट पी लें, एक मेरी तरफ से पीना। इसका बी पार्ट देखें सर, पॉइंट नंबर 2 सर। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो पॉइंट 1 में लिखा है दैट इज इक्विटी मेथड अडॉप्ट हुआ हुआ और आपने IFRS 9 अप्लाई करना। मिस्टर अब्दुल्ला इस तरह ना करें यार, क्या डिविडेंड ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था यार? क्या डिविडेंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हुआ होगा या तो उसको फिर रिकॉर्ड कर लेना। पॉइंट नंबर 2 सर, इसमें क्या मसला था? इसमें भी कह रहे थे नहीं, कोई जरा सही बताया ना, क्या हुआ, क्या होना चाहिए। दो मसाइल है सर। मसला नंबर 1 है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बॉन्ड इश्यू होने पे इंकर हुई है उसे एसेट बना के अमोर्टाइज किया गया, हालांकि होना क्या चाहिए था इस तरह नहीं, मतलब सही तरह, हालांकि इसे क्या होने की बजाय क्या होना चाहिए, एसेट डेबिट होने की बजाय लायबिलिटी डेबिट होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये मसला, एंट्री बनानी ना इसमें, अपने एडजस्टमेंट करनी। और नंबर 2 जो हाफ इंटरेस्ट पेड हुआ है वो अक्रू हुआ है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो इफेक्टिव रेट की बेस पे इंटरेस्ट है वो अक्रू होना चाहिए था शायद, और जो पेमेंट होती है वो तो क्या एंट्री होती है उसकी, इंटरेस्ट पेड की। ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज की 2-3 एंट्रीज बताएं जरा सीधी वाली। फाइनेंशियल लायबिलिटी जब इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर हुई है फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ये तो उस वक्त नेट ऑफ हो गया। अब टेबल में लगा ये नेट ऑफ बैलेंस आ गया, नेट ऑफ जो भी वो बैलेंस में आ जाएगा। फिर इफेक्टिव रेट की बेस पर जो इंटरेस्ट इंकर होता है उसकी एंट्री, डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और जब पेड होता है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। तो इन 4 एंट्रीज को ध्यान में रख के 1 2 3 4 दोबारा पढ़े जरा, फिर फाइनल बताएं करना क्या था। पढ़ ले जरा 1 मिनट आराम से। उससे तो बयान पढ़ने के करीब हुई है। ये पढ़ लीजिए। ये पहला मसला
डबल एंट्री बोलो सही, अब करेक्शन एंट्री बोलो। देखिए पहले ये क्लियर होगा कि क्या होना था और क्या हुआ, तभी एंट्री बनेगी। तो लायबिलिटी डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट हुआ, तो एसेट क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, अमाउंट इसकी है 120। अब दूसरी लाइन पढ़ो, जो अमोर्टाइजेशन हुई होगी उसकी एंट्री क्या हुई होगी पहले, नहीं पहले हुई क्या होगी, तो उसको रिवर्स करेंगे तो ये एसेट डेबिट क्यों हो रहा है? नहीं एसेट डेबिट में उलट कर रहे हैं, सिंपल इज दैट। मतलब लगेगा पता नहीं एसेट हम बढ़ा रहे हैं, असल में 120 पे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा और 12 पे क्रेडिट भी होके 108 पे डेबिट हुआ नेट। लेकिन रादर देन उस नेट को इकट्ठा सोचें, अलग-अलग बस हम सोचें, ये रिवर्सल हुई है दोनों। आखिरी मसला, क्या पहले कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन वो पेड बेसिस पे हुआ, हालांकि होना किस पे चाहिए था, इफेक्टिव रेट पे। तो इफेक्टिव रेट की बेस पर इंटरेस्ट है कितना, उसकी वर्किंग कैसे होगी? हाँ जी टेबल बनाएंगे। टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये वर्किंग करवाएं जरा, एक मिनट वर्किंग करवाएं। ये बॉन्ड्स कितने थे? सर जी ने ज्यादा नहीं किया ना, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपने आज जाके करना है, आपने तो किया होगा मेरे पता। एक बॉन्ड कितने पे इशू किया है? इसकी फेस वैल्यू तो मेरे ख्याल 1000 है, तो डिस्काउंट दिया तो उसकी अलग एंट्री होती है ना यार, ये याद रखिए शेयर कैपिटल नहीं है, वो शेयर कैपिटल में होता है प्रीमियम में लगा और इसमें लगा, ये जितने पे इशू उतने पे ही अपनी एंट्री करनी है। बल्कि सही वर्ड है फेयर वैल्यू, लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, इस अमाउंट पे इशू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू जिस पे इशू कर रहे हैं। हालांकि शेयर कैपिटल अगर हो तो नॉमिनल वैल्यू पे हमेशा क्रेडिट होता है, तो 950 लेकिन माइनस 120। अब मैं वो टेबल बना रहा हूँ जो असल में बनना चाहिए था, तो इससे स्टार्ट होना चाहिए था इसे 5580 और 1 जुलाई था और ईयर एंड पे 31 दिसंबर। लेकिन बहरहाल इस टेबल में तो शायद हम वही डेट्स लिखते हैं जो इस एग्रीमेंट की होती है, वो बाद में हम 6/12 वगैरह करेंगे, क्या करना। तो इससे अब रेट कौन सा लगना, 741 ऐसे, लेकिन पूरे साल का है, हालांकि अक्रू होना चाहिए था 6/12 क्यों, हाफ ईयर गुजरा हुआ। एक मिनट देख लें जरा सही तरह, फिर अगर लिखना हो तो देख लें जो बनता आंसर दे के फिक्र बोल दी है, और जिसने बोली उसको कह रहा हूँ, ऊपर वाला टेबल देख के बता दिया, हालांकि कैलकुलेटर अलाउड भी था, वहां तो वो लिखा हुआ है। बनेगा 363, क्या ये 363? अच्छा दूसरा मसला भी सीरियस है, पहले रिकॉर्ड हुआ कितना हुआ, पेड वाला रिकॉर्ड हुआ हुआ, तो पेड कैलकुलेट किस पे होता है, कौन रेट किस पे मल्टीप्लाई होता है, वो नॉमिनल रेट पे ही होता है, वो नॉमिनल रेट पे ही होता है। तो 660 बनेगा ये कैसे, 6000 इंटू 11% इंटू, सॉरी पूरा पूरा बन जाएगा, पर हम उसका हाफ बात में करें, तो 660 कैसे बना जाए, नॉमिनल वैल्यू इनटू एक्चुअल रेट अपॉन एक्चुअल रेट, इसका हाफ शायद इसने एक्रू किया, फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, अच्छा ये भी गेम है, ये पे हो गए टू बी पेड, तो किया उसने एक्रू 6 महीने हो गई, लेकिन वो जो पे होना था, तो 660 इंटू 6/12, तो 330 रिकॉर्ड हो गया होगा। तो वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट
वी आर नॉट सपोज टू अकाउंट फॉर द एंट्रीज एज सच। ये भी ज़हन में रखने वाली जरूरत है कि हमने अब ये नहीं करना कि हमने वो एंट्रीज करनी जो होनी चाहिए थी। हमें कौन सी एंट्रीज करनी, रेक्टिफाइंग, जिससे करेक्शन होनी है। तो 363 और 330, हमें 33 से फिर फाइनली एक एंट्री करनी है। बता दें क्या एंट्री होगी। एक्सपेंस डेबिट क्यों होना, कम रिकॉर्ड होगा, तो फाइनली 330 रिकॉर्ड हुआ होगा और 363 होना चाहिए था। और फाइनेंशियल लायबिलिटी शायद सही वर्ड है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट बाय 33। बारह करने से ऐसे सीरियस लें चीजें। ओके जी, और करिए कुछ। चलिए पेज नंबर बताइए कहाँ से। ऐसे यार आपने पेज नंबर तो बताया नहीं है सवाल का। ये अमोर्टाइजेशन कहीं पे थे यार, जल्दी आइए जल्दी जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें रहेगा। ये कोई इम्पेयरमेंट की एक बहस हो रही थी और एक एग्जांपल पढ़ रहे थे। पेज नंबर नहीं पता करनी चाहिए। पेज नंबर 26। ये कैरिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इसका एक मीनिंग डिस्कस हो रहा था। ये पहली लाइन पढ़े 10,000 था। और सर जी हेल्प ले सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। IFRS 9 से हेल्प ले सकते हैं। स्टैंडर्ड खोल के बेटा इतना टाइम नहीं होता। स्टैंडर्ड खोल के क्या खोज सकता है, वो सिर्फ ढूंढा जाता है कि डेफिनेशन वगैरह हो, डिस्क्लोजर हो, तो उसको इतना की सीरियस नहीं जितना वो है। IFRS 9 खोल लेंगे, अगर IFRS 9 खोल के ये पैराग्राफ्स आपको मिल गए ना तो आज आपकी असाइनमेंट है। IFRS 9 कम से कम 200-300 सफ़ों पे मुश्तमिल है और जितना वो बरीक लिखा है वो आप होपफुली उससे पढ़ेंगे आप, तो उधर कुछ नहीं मिलना, ये कुछ याद करना पड़ना थोड़ा सा। ये ट्रीटमेंट्स उधर से नहीं ढूंढने, उधर अगर कुछ डेफिनेशंस को डिस्क्लोज ढूंढने पड़ जाए वो बस ढूंढने। तो आ जाए मेरे भाई इधर मिस्टर अब्दुल्ला। ये 10,000 क्या है, 10,000 क्या है सर? नहीं कैरिंग अमाउंट तो है लेकिन पढ़ के जरा इसका क्या सेंस है, जरा शुरू करो। एक इम्पेयरमेंट लॉस की बहस हो रही थी, तो बिफोर एनीथिंग ये 10,000 किस चीज की कैरिंग अमाउंट आपके ख्याल में? ऊपर से लिंक करें ना, इधर उधर पड़ा हुआ करके। नहीं वो तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी लिखा हुआ है, कैरिंग अमाउंट भी लिखा है, मतलब ये है क्या चीज, ब्रैकेट भी लिखी हुई है। क्या इस 10,000 के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई होनी हो गई है? ये एसेट है सर जी, ये वो खर्चा जो कैपिटलाइज हुआ होगा और अभी हम किस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो तो हम इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड। फिलहाल ये एसेट है। देन मैं कहता फ्यूचर रिकवरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज 12,000। क्या पैसे अभी मिलने हैं हमें? एंड रिमेनिंग कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट आर, अब ये क्या है? नहीं ये 12 और 3 इकट्ठा बोले क्या? 12,000 और 3,000 के क्या फर्दर 3,000 इंकर करके 12,000? असल में अभी इम्पेयरमेंट लॉस है तो सही, लेकिन आप इससे पहले ये जो बहस अभी होने लगी है इससे पहले आप इम्पेयरमेंट लॉस की किस वर्किंग से फेमिलियर है? Carrying amount is compared with recoverable amount is higher of higher fair value less cost sir and value use, इन दोनों का हायर ऑफ ही है ना। लेकिन ये जो इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे,
या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल होती है कॉस्ट मॉडल तो कब अगर फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट ना किया IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल भी उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो फिर उसमें तो बहस नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल हो IAS 40 में एट IAS 40 इज कॉस्ट मॉडल, फिर डेप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइजेशन भी है, और फिर IAS 16 ही की तरह। तो ये जो तीन तरह के मैंने एसेट्स लिखे हैं ये दिख सकते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल, बेचने का खर्चा भी हो सकता है, इन्हें फ्यूचर में यूज भी किया जा सकता है, तो वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आता है। अब ये जो जिस हम एसेट की बात कर रहे हैं ये क्या है, 12-10 हजार लिखा, ये हमारा खर्चा है, बिल्डिंग सी को बना रहे हैं और बाद में बना के दे देनी है, ये एसेट हमने बेचनी है, उसी कस्टमर को हैंडओवर करनी, उसी कस्टमर को बेचनी, किसी ऐसे थर्ड या इसे इस्तेमाल करके से कोई गुड्स बेचनी बनानी है, तो इस तरह की कोई स्टोरी नहीं है। तो यहाँ जो हम बहस कर रहे हैं उसमें फिर इस कैरिंग अमाउंट ने जो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर होना ना, तो उसका फॉर्मूला फिर वो नहीं है जो हायर ऑफ आपने पहले पढ़ा। अब जरा पिछले पेज पे है, मतलब हम किस एंगल से ये बात करें, ऊपर आप जरा हेडिंग देखें, इम्पेयरमेंट लॉस के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस के एंगल से जो रिकवरेबल अमाउंट की शायद बहस है, उसमें कुछ वर्ड्स डिफरेंट है। तो वो जो रिकवरेबल अमाउंट है कहाँ कहाँ, तो वो वही हायर ऑफ ही है, लेकिन ये जो वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट अगर आपने देखना है कि हमारा एसेट ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो उसका फिर तरीका क्या, किसके साथ कंपेयर करना, कुछ मेरे वर्ड समझ गए आप? नहीं वो लिखा हुआ वो तो पढ़ लेते हैं। Impairment loss must be recognized profit and loss to the extent the carrying amount of the asset exceeds, ये तो बात वही है, carrying amount ज्यादा हो या कम हो, इससे ज्यादा हो, नंबर वन नहीं, नंबर वन। अब वो रिकवरेबल अमाउंट यहाँ जो है वो कैसे आएगी, the remaining amount of consideration that the entity expects to receive in exchange for goods and services to which the asset relates, bracket में simply total remaining amount receivable under the contract, पढ़ के जरा ब्रैकेट के बाहर क्या जरा बताइए, यही लिखा हुआ। तो शॉर्ट वर्ड्स में क्या लिखा हुआ पॉइंट वन में, टोटल रिमेनिंग अमाउंट आपने ढूंढनी है और उसमें से लेस क्या करना है, the cost that relates directly to providing those goods and services that have not been recognized as an expense, total remaining cost to be incurred, total cost, the cost that relates directly to providing those goods and services, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में किस में से क्या माइनस करके क्या निकलेगा, तो इसके साथ जरा लिखना है 1 और 2 में से माइनस करके क्या बनेगा, ये सॉर्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, किस केस में, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस, तो ये जरा 7 वर्ड्स लिखना। वन माइनस 1 2 में से करके, मतलब किस में से क्या, रिमेनिंग अमाउंट रिसीवेबल एंड द रिमेनिंग कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें अभी हमने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो भी इनकर होनी है, जो पैसे हमें फ्यूचर में मिलने हैं और जो आप कह लें उन पैसों को अर्न करने के लिए रिमेनिंग खर्चे करने पड़ेंगे, तो उनको तो अभी हम तब एक्सपेंस आउट करेंगे ना जब इनकर हो गए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गए। नहीं ये तो एसेट हो गया ना, वो तो एक एसेट है, इसको भी हमने एक्सपेंस आउट तभी करना है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो, लेकिन ये बात उन पैसों की हो रही है जो रिमेनिंग पैसे रिसीवेबल रहेंगे उनको कमाने के लिए। मसलन नीचे जरा एग्जांपल है नेक्स्ट पेज पे, फ्यूचर रिकवरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितनी है, और क्या ये हो सकता है कि वो पैसे कमाने के लिए भी हमें और खर्चे करने हैं, तो ये वो 3000 10,000 के ये इनकर हो गया, लेकिन अभी हमने इसको भी एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई, तो बाकी जो खर्चे अभी होने हैं ताकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फर्दर सेटल हो सके उसको फिर इसमें से माइनस कर। अब इसको रट्टा लगाने के बजाय ना ये 12,000 और 3,000 को एज इट इज देखें, ये क्या है, नहीं मतलब अभी हमें मिलना है 12 में मिलना है, 3,000 और खर्चा करना, इट मींस इस एसेट के अगेंस्ट नेट हमें बस 9 मिल, और हमारा एसेट कितने पे स्टेट हुआ, 10,000 पे खड़ा हुआ,
तो इसको इस एंगल से मतलब फाइनली देखें, मतलब अभी क्या हो रहा है लॉजिकली जरा, 12,000 हमें रिमेनिंग मिलना है, लेकिन वो भी 3,000 और खर्चा करके मिलना है। इसका मतलब नेट बस हमें अब 9 मिलना है, हालांकि हमारा जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है जिसे हमने फ्यूचर में एक्सपेंस बनाना है, या इस तरह कर लें जरा, 10,000 जमा 3,000 सोचें, 10,000 खर्चा हो गया, 3 और होना और मिलना 12, तो क्या 1,000 का लॉस होना? लेकिन रादर देन दैट जरा इस तरह सोचें जरा, 12,000 मिलना, 3,000 अभी और होना है, तो नेट इसका मतलब 9 रिकवर होना है, और हमारा एसेट 10,000 पे इस वक्त स्टैंड कर, क्या ओवर स्टेटेड है? फॉर एग्जाम्पल इस तरह 20,000 माइनस 3,000, अब हमें 20,000 मिलना है, 3,000 खर्चा करके, तो नेट 17 मिलना है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट फ्यूचर, तो देन इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, ठीक है। तो 3 वर्ड्स में से क्या माइनस करना है? तो क्या ये हमेशा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ करेगा? कब होगा सर? अगर कैरिंग अमाउंट इज हायर ऑफ, अब एक मिनट जरा देख के सेंटेंस बोलने वाले, हायर ऑफ एक्सीड्स व्हाट, इसमें से क्या लेस करके? नेक्स्ट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, जब आप लोग FA1 में थे तो उस वक्त ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अब जब आप FA2 में आए हैं तो FA1 में भी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस आ गई, तो FA2 में भी देयरफॉर मेरा ख्याल है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का पता होना चाहिए, लेकिन इसको इसलिए आज छोड़ देंगे, मैं जरा इसकी कोई जरा अच्छी सी एग्जांपल के साथ कोई डिस्कस करता हूँ। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का वैसे मीनिंग क्या हो सकता है कि जो इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट है वो रिवर्स हो जाए, हमें लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, लेकिन क्या सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं कि लग रहा हो लॉस हमें एक्सपेक्टेड था नहीं होगा? ये कोई गेन रिकॉर्ड करने की बात हो रही है या जो लॉस हुआ था उसकी रिवर्सल की बात? तो गेन रिकॉर्डिंग की भी बात नहीं हो रही, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस बदलने से अब आपको लग रहा है कि जो लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया था वो नहीं होना, तो यहाँ से रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आज आप इस तरह करें, कुछ और करें। ये कल पढ़ा हुआ 2-3 पेजेस बन गए आ जाते हैं आप। चलिए सर, मेरे ख्याल चैप्टर के स्टार्ट से शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या रहेगा, रैंडमली तो काफी कुछ हो गया। पेज नंबर 8 पे आएगा। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय एजेंट, एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये खुद ही करने जल्दी से, लेकिन जितनी देर में पेज खोला आप लोग पढ़ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय एजेंट, अच्छा आज इस तरह करें, वो जो एक लीज का क्वेश्चन नहीं जब मैंने दिया था साथ, एक सफा दिया था लीज का सवाल, उसके बैक साइड पे IS-12 था, तो उसको भी जरा कर ले फाइनल। उसका आंसर तो मेरे शेयर हो गया मैं आपसे, या सॉफ्ट हार्ड कॉपी लेनी? हार्ड कॉपी लेनी तो ये तैयब इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दें, लेकिन वो है, वो समझ गए ना कौन सा क्वेश्चन करना। उसके बैक साइड पे क्वेश्चन था, तो IS-12 जरा फाइनल कर लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास था, ये दोबारा जरा शेयर कर देंगे, वो नहीं वो जो IFRS 16 का जो नाम नहीं याद, उसी के बैक साइड पे IS-12 आंसर तो मैं तो शेयर हो गया था। अब इसको करने से पहले कोई अपनी मर्जी से रैंडमली पहले कोई रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल मैक्सिमम इसे क्लोज टू 100% होना चाहिए,
अच्छा, इस सवाल में ना इस तरह के सवालों में जब पहले अर्न इनकम आती थी, रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट और फिगर्स नहीं होती थी, तो आप शायद 100 ज्यूम करके 500 ज्यूम करके, तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसको जरा डायरेक्टली सोचिएगा। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम जो है उसने अर्नड बेसिस पे टैक्स होना है, तो सीधी सी बात है जो भाई ने कह दी, सेम ट्रीटमेंट है, हमने भी अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड कर। अगर मैं आपसे रिसीट बेसिस पे इसने टैक्स होना नहीं, तो फिर क्या करेंगे? करंट टैक्स की वर्किंग, इनकम लेस करेंगे और रिसीट प्लस करेंगे। तो उसको जरा डायरेक्टली सोचने की कोशिश करेगा इस सवाल, यही ध्यान में रखें ना कि वो प्लस करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो नेट क्या करेंगे? शायद पहुंच सकते हैं आप यहाँ तक। इनकम ने लेस होना, रिसीट ने ऐड होना। तो अगर फिगर मिल जाए रिसीट की कोई और वो बता रही है हायर है या लोअर है, तो ठीक है, बाद में आप चेक करना चाहे तो कर लें, तो मैं सही सोच रहा हूँ ये नहीं, लेकिन जरा डायरेक्टली ट्राई करिएगा, मतलब वो सेंटेंस पढ़ के जहन में प्लस माइनस करके जरा, ताकि मतलब टाइम वेस्ट ना हो, मतलब टाइम सेविंग भी हो जाए ना, मतलब लिखने में समटाइम ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह अगर ये रिसीट बेसिस पे हो तो डेफर्ड टैक्स में लाया, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस की गेम होगी फिर। अगर रिसीट बेसिस पे इनकम टैक्स होनी है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेसिस में कोई गेम होगी, हमारी कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, तो डायरेक्टली फिर कहाँ पहुंच सकते हैं? डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स एसेट टाइप, मतलब इससे कोशिश करिएगा डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेफिनेट टाइम सेविंग है अगर पहुंच जाए तो ये करनी रखने आज होमवर्क, कल डिस्कस कर लेते हैं सर, बाकी जरा चलने नहीं पड़े कलेक्शन रेवेन्यू एजेंट क्या लिखा हुआ सर? स्टेट एंड लिमिटेड प्रोवाइड अ सर्विस टू अ क्लाइंट वेयर बाय इट कलेक्ट्स मंथली रेंटल ऑफ 15,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ. The agent is entitled to a commission calculated at 10% of the rental and the remaining amount is paid over to the property owner on the first day of the next month. अपने एजेंट के एंगल से एंट्री सोचनी है। 15,000 इससे कब मिलेगा? पढ़ने से इतना पढ़ना, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। पैसे देने किसको है उसमें? एक कमीशन एजेंट है, क्या ले रहा है, किसको दे रहा है? कस्टमर से रेंट लेता है और प्रॉपर्टी ओनर को देता है, 10% उसका कमीशन है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेगा? कितना? 15 ही मिलेगा। कोई अपनी इनकम बनाएगा? हम कमीशन एजेंट के एंगल से बात कर रहे हैं, और बैलेंसिंग फिगर को वो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ अपनी लायबिलिटी बनाएगा, नेक्स्ट मंथ को लायबिलिटी सेटल पेएबल टू या कॉन्ट्रैक्ट पेएबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह सकते हैं, नहीं सॉरी अनअर्न्ड नहीं है वैसे, सॉरी पेएबल ही है, पेएबल होना। तो पता है इसमें सिंपली बस ये चला कि अगर हमें पैसे मिलें और वो सारे पैसे हमारे ना हो, तो जो हमारे नहीं है वो हमारी लायबिलिटी, हमारी अपनी इनकम ठीक है, जो हमारी कमाई है, लेकिन जो पैसे हमने किसी के बिहाफ पे लिए हैं वो फिर हमारी लायबिलिटी, अनलेस हम उस लायबिलिटी को सेटल करते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें जो मैं बोल रहा हूँ, इसी हेडिंग के साथ ऊपर लिखने कलेक्शन ऑफ एजेंट। If amount is collected on behalf of if amount is collected on behalf of any other person, it is a liability unless it is a liability unless paid.
यानी नीचे आ जाइए। हेडिंग लिखो, ढूंढे जरा पेज नंबर 8 के एंड पे, डिटेल डिस्कशन ऑफ IFRS 15। अब इस डिटेल से ना परेशान हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल होगी। फर्स्ट पेज पे जैसे पेन रखने हाथ में, जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। फर्स्ट पेज पे जाए, 5 स्टेप मॉडल के 5 पॉइंट्स देख कर बोल दो। उनमें से पॉइंट 1 जहन में रख के वापस आ जाए। पॉइंट 1 के अब नेक्स्ट जो पेज नंबर 8 है, इसमें ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने लगे, इसमें हेडिंग है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कब आइडेंटिफाई होगा, उसकी 5 कंडीशंस आपको आगे नजर आएंगी। 3 यहाँ है। पहले अभी आप क्या पढ़ गए हैं, 3-5 स्टेप से गुजर के रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। उसमें पहला स्टेप क्या था, तब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड है या नहीं। उसकी स्टैंडर्ड में फिर 5 कंडीशंस लिखी हुई, ABC, नेक्स्ट पेज पे D, और थोड़ा सा नीचे जाके आएगा E। तो ये 6 कंडीशंस अगर मीट होंगी सारी, फिर कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, फिर सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा। तो आज बगैर किसी टेंशन के पढ़ना शुरू करते। क्लियर होगी हेडिंग हमारी क्या है इस वक्त? ये 5 कंडीशन मीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन। Entity shall account for a contract with the customer only when all of the following criteria are met। वैसे तो अब ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड आपके पास है, कोई ऐसे रट्टे की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मेन जरा इतना कि कम से कम अगर कभी जरूरत पड़ जाए, इसका कीवर्ड्स इसमें से ढूंढे जा सकते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कब आइडेंटिफाई हो गया, whether the parties to the contract have approved the contract, either in writing और मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो, अकाउंटिंग में लॉ अपनी जगह, लेकिन अप्रूवल हो जाए, दोनों की कंसेंट हो जाए, एंड बोथ पार्टीज, ब्रैकेट के बाद पढ़ा, एंड बोथ पार्टीज आर कमिटेड टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अप्रूव हो गया और बोथ पार्टीज कमिटेड हैं, तो पहली कंडीशन मीट हो जाए। क्या आम हालात में ऐसे होता है वैसे? लेकिन अगर पहले किसी की कमिटमेंट नहीं है तो शायद अगले स्टेप्स आएंगे नहीं। आम हालात में ऐसे ही होता है कि अगर अप्रूवल हो गई है तो पार्टीज कमिटेड टू परफॉर्म होता है। कस्टमर ने क्या करना होता है और एंटिटी ने क्या करना होता है। कस्टमर ने कंसिडरेशन देनी है और एंटिटी ने गुड्स या सर्विसेज देनी है। तो बोथ अपनी अपनी जगह पे जो वो करना चाहते हैं उससे कमिटेड। ईच एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। ये अब अपनी बात हो रही है, हमें पता हो कि हमने क्या करना है, या इस तरह के हमारा क्या राइट है और उसका क्या राइट है। हमारा क्या राइट होगा, पैसे मिलना, उसका राइट क्या होगा, गुड्स या सर्विसेज मिलना। हमारा राइट होगा कंसिडरेशन, उसका राइट होगा गुड्स या सर्विसेज। एंटिटी कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स, कैश है, क्रेडिट है, नॉर्मल क्रेडिट है, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स है, हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये समझे, कैश है मतलब कैश है, नॉर्मल टर्म्स 15, 20, 25, 30 दिन, या एक्सटेंडेड टर्म्स जिसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है। डी, एंटिटी हैज कमर्शियल सब्सटेंस का अंडरलाइन करें। अब इस कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग समझने के लिए पहले नीचे एग्जांपल पे, बाद में इसके साथ ब्रैकेट में भी लिखा होगा। एग्जांपल 1 देखो। Two shopkeepers are independently operating mobile shops in different cities of Pakistan, that is Lahore and Karachi। एक साहब कहाँ है, एक कहाँ है, अलग-अलग अपनी मोबाइल शॉप चला रहे हैं। The mobile orders are placed by customers online। Customers online order करते हैं and shopkeepers then deliver the mobile using the courier service। ठीक है, शॉपकीपर्स पे डिलीवर करवाते हैं by using courier service। The shopkeeper in Lahore has received an online order from a customer in Karachi। हो सकता है, कहाँ है, कहाँ से ऑर्डर है, तो वहीं ऑर्डर कर दे।
नहीं मतलब उसकी मर्जी, अल्लाह का शुक्र है। अब ये तो नहीं फोन करके भजन हमारे से क्यों उधर से लगा, क्या हम ये कह देंगे? हम लेकिन क्या कर सकते हैं? द मोबाइल ऑर्डर इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर, लेट्स अज्यूम। देयरफॉर सपोज अब ये शॉपकीपर ने जो लाहौर में था, इसने फोन किया उस शॉपकीपर को जो कराची में था, जो लाहौर में है, इसने किसको फोन किया और उससे कहा कि आप जरा डिलीवर करवा दें हमारे कस्टमर को। उसने कस्टमर ही दे दिया है या तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इन एक्सचेंज इन फ्यूचर ही विल डिलीवर सेम मोबाइल फॉर कराची शॉपकीपर फॉर हिज कस्टमर इन लाहौर, और आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो जो लाहौर वाली शॉप है वो कराची वाली शॉप के कस्टमर्स को, अगर लाहौर में कोई होगा तो उसको मोबाइल डिलीवर करते हैं। अब एक मिनट जरा पढ़ने की स्टोरी है क्या, फिर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ असल में इसकी बहस हुई क्यों। एक शॉप कहाँ है जी, एक कहाँ है, ऑर्डर किसे मिला है? लाहौर वाली शॉप को कराची में से कराची का कोई कस्टमर है, उसका ऑर्डर मिला है। लाहौर वाली शॉप ने कराची वाली शॉप वाले को फोन करके क्या कहा है, और एग्रीमेंट ये हो गया कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो लाहौर शॉप जो है ये कस्टमर ऑफ कराची शॉप को लाहौर में अगर जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल डिलीवर करते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठाना अपने अपने जहन में कि क्या जब कराची शॉप कस्टमर को मोबाइल देगी तो लाहौर वाली शॉप अपना सेल रिकॉर्ड करेगी? कराची में जो शॉप है जब वो कस्टमर को मोबाइल डिलीवर करेगी तो लाहौर शॉप अपनी सेल रिकॉर्ड करेगी? कस्टमर इसका नहीं है, लाहौर वाली शॉप क्या अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी जब कराची वाली शॉप कस्टमर को मोबाइल डिलीवर करेगी? सर पढ़ के तो देखें। सर मैंने तो ये पूछा ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब यही है, सो नो, लेकिन पढ़ के। और सर ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला, उसने किससे को कहा क्या कस्टमर आपको होगा? अब ये मोबाइल डिलीवर किसने करना है? कराची शॉप से डिलीवर होगा, तो सेल कौन रिकॉर्ड करेगा? कराची वाला। कभी फ्यूचर में अगर कराची शॉप की रिक्वेस्ट पे लाहौर में किसी कस्टमर को लाहौर शॉप से मोबाइल डिलीवर हुआ तो लाहौर शॉप वाला अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा या कराची वाला? क्यों, लाहौर वाला तो करने नहीं दे रहे आप। इनिशियली सेल कौन रिकॉर्ड करेगा? नहीं मतलब किसका कस्टमर, इतना भी सस्पेंस नहीं है। क्या कराची शॉप से जब कस्टमर का मोबाइल डिलीवर होगा तो लाहौर शॉप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? अब स्टॉक तो किसका कम हुआ और फ्यूचर में स्टॉक किसका कम होगा? नहीं ये वाली बात क्लियर है प्लीज कि लाहौर शॉप वाला अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा जब कराची शॉप कस्टमर को मोबाइल डिलीवर करेगी। तो वो तो ठीक है, डाटा या कैश डेबिट जो भी होना है, सेल क्रेडिट कौन कर रहा होगा ये? कराची वाला कब करेगा? जब उसके कस्टमर को लाहौर शॉप से मोबाइल डिलीवर होगा, और वो हो गया है या फ्यूचर में एग्रीमेंट? इन दोनों के बीच में ये एंड आ जाए तो आने दें सर, ईयर एंड बाद में 1 मिनट के बाद आने दें, पहले सेल फाइनल करना। ईयर एंड मैं लाने लगा।
नहीं, पहले सेल बताएं किसकी रिकॉर्ड होगी, क्यों कराची से डिलीवर हुआ, किसने किसके बिहाफ पे मोबाइल डिलीवर किया, नहीं बाकी तो इनके आपस में ट्रांजैक्शन है, एक आपस में इनका सेटलमेंट हुई है, तो वो तो सेल होगी, उसकी बहस नहीं हो रही। अब आपस में आ जाऊंगा, आपस में स्टॉक किसका कम हुआ, क्या वो कराची वाले को अपनी सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए टू लाहौर? नो सर, अभी नहीं मतलब कब, नहीं अब वो कस्टमर की बहस खत्म होगी। यकीनन कराची वाली शॉप अपनी सेल रिकॉर्ड करेगी जब कभी लाहौर शॉप से कराची वाली शॉप के कस्टमर को मोबाइल जाएगा, तो वो बहस अब खत्म होगी सर, इन दोनों के आपस के अंदर आ जाएगा। फिलहाल किसने मोबाइल उठा के दे दिया है किसको, कराची शॉप ने अपना मोबाइल उठा के दे दिया, किसके बिहाफ पे, ये लाहौर के बिहाफ, और लाहौर वाली शॉप ने भी अपना मोबाइल उठा के देना है कराची वाले के बिहाफ पे, बस वो बात खत्म। तो ये जो मोबाइल उसने उठाया है कराची शॉप में, वो इसकी क्या एंट्री करेगी, वो भी कुछ सेल रिकॉर्ड करेगी, रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट कितने से, फर्ज करिए 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है जो कराची शॉप के पास पड़ा है, उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ या उसकी सेल प्राइस बता रहा हूँ, उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ, डेफिनेटली कस्टमर को किस पे देंगे मैं बाद में बात करता हूँ। अगर एग्रीमेंट ये है कि इसने भी सेम मोबाइल ही फ्यूचर में डिलीवर करना है, क्या ये एग्रीमेंट होगा? अगर उसने वो वाला दिया तो हम भी वही वाला देंगे, या वो वाला दिया तो हम वो वाला तो नहीं देंगे, सेम मोबाइल्स। अब ये जो 10,000 मैंने आपको बताया, इन दोनों की कॉस्ट बताई है आपको, यकीनन जब कस्टमर को बेचेंगे तो लेट्स से 12,000 का वो सेल प्राइस है, तो कस्टमर की बहस एक बार साइड पर रखें। फिलहाल किसने अपना मोबाइल उठा के किसको दिया है, कराची वाले ने दिया है लाहौर के बिहाफ, लाहौर शॉप के बिहाफ। आप कह रहे थे रिसीवेबल रिकॉर्ड करना चाहिए कराची शॉप को लाहौर शॉप से, मेरा सवाल ये था क्या एंट्री कर, कितने से, क्या आप ये कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं? जब कभी लाहौर शॉप से डिलीवर हो जाएगा तो यहां से फिर एंट्री क्या बनेगी, क्या ये कुछ सेल्स है या सिंपली स्टॉक ट्रांसफर है? इसमें इनमें आपस में, मैं बाहर की बात नहीं करी, इनके आपस में अगर सिमिलर आइटम्स एक्सचेंज हो रही हैं तो क्या ये सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर्स हैं या यहाँ कोई रेवेन्यू की बहस है आपस में? रेवेन्यू की डेफिनेटली बहस कब होगी, जब कोई कस्टमर होगा, जब कराची शॉप ने दिया कस्टमर को, वो भी सेल है किसकी, लाहौर शॉप की, और जब लाहौर शॉप वाला देगा कस्टमर ऑफ कराची को तो कराची वाले की सेल होगी। हम आपस की बात कर रहे हैं, यकीनन वक्ती तौर पे कराची शॉप से मोबाइल उठाया गया है, सॉरी उठाया नहीं गया, वहां से गया, वहां से उठा के कस्टमर को दिया गया, उसका स्टॉक कम हुआ है, और फ्यूचर में एग्रीड ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तो लाहौर शॉप से स्टॉक डिलीवर किया जाएगा कस्टमर को, कराची शॉप के कस्टमर। तो बात ये इस वक्त है कि क्या दरमियान में भी इनके कुछ सेल हो रही है या सिंपली एक स्टॉक ट्रांसफर की बहस। यहाँ मैक्सिमम ये होना चाहिए कि स्टॉक क्रेडिट और रिसीवेबल अगर कहेंगे भी तो एट कॉस्ट, और अगर इसी को सोच के जरा उधर आ जाए, वो शायद ये कहेगा स्टॉक विद कस्टमर मेरे डेबिट और पेएबल टू कराची शॉप क्रेडिट एट कॉस्ट। आपस की ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल परचेज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिंपली एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए स्टॉक ट्रांसफर हुआ। इसी तरह जरा एक दो एग्जांपल्स और देखो, एक है सपोज पीएसओ और एक सपोज है शेल, पीएसओ शेल चले कोई और। अब इनकी भी पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स हैं आपके सामने। लेट्स अज्यूम पीएसओ के पास लाहौर में किसी पेट्रोल पंप पे स्टॉक नहीं है,
लेकिन पीएसओ के पास कराची में पेट्रोल पंप्स पे स्टॉक अवेलेबल है। अब एक यकीनन हो सकता है कराची से लाहौर मंगवा लें, लेकिन एक शायद ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल शेल वालों के पास लाहौर में एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल है, नहीं कराची में है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, और लेट्स से मगर वो भी नहीं, लेकिन अगर इसके पास लाहौर में शेल के पास पेट्रोल अवेलेबल है, तो लेट्स से इसने इस एग्रीमेंट दोनों ने आपस में ये किया कि शेल वाले लाहौर में डिलीवर कर दें, हम जरूरत पड़ने पे या अगर अभी भी जरूरत है कराची में जो हमारा स्टॉक पड़ा है वो शेल वालों को कराची में डिलीवर कर देंगे, इनकी शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपस में बच गई। कहाँ हमें चाहिए एज अ पीएसओ, सपोज लाहौर में चाहिए, वहां नहीं है सपोज अवेलेबल, तो हमने एग्रीमेंट किया हमें लाहौर में दे दें, हम अभी दे देते हैं या फिलहाल अगर जरूरत नहीं हम दे देंगे, कराची में डिलीवर कर देंगे, ठीक है, या फ्यूचर में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा लाहौर में तो हम वापस कर देंगे। तो ये सेल परचेज हुई, ये भी स्टॉक ट्रांसफर। इसी तरह बैंक्स में कौन सी चीज ट्रांसफर कर रही है, नहीं तो और एक एग्जांपल है मेरे ज़हन में भी, डब्बों में दूध आता है आजकल, पता नहीं वैसे दूध है या वो क्या है, हाँ अच्छा सा कोई नाम रख लेते हैं उसमें दूध ही होगा, अगर व्हाइट कलर का होगा तो, नहीं नाम अगर होगा तो यकीनन जो व्हाइट कलर की चीज होगी दूध ही होना चाहिए। तो इसी तरह सपोज अब नहीं इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, अगर आप मेरी एग्जांपल्स देख रहे हो सेम टाइप ऑफ आइटम्स अगर आपस में एक्सचेंज हो तो ये सेल परचेज ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये स्टॉक ट्रांसफर। इस तरह के ट्रांजैक्शन हो तो इन्हें कहा जाता है कि इन ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस मतलब प्रॉफिट एलिमेंट नहीं। किन ट्रांजैक्शंस को कहा जा रहा है कि उनमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? जब सिमिलर आइटम्स एक्सचेंज हो एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए, तो ये स्टॉक ट्रांसफर है, ये सेल परचेज नहीं है, इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। कुछ मेरे वर्ड समझ आए मैंने क्या? अब एक मिनट इसका आंसर मेरा ख्याल है दो लाइनों में है अभी आगे, ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है तो कहता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज, ये वो कराची शॉप्स वाली है, मिल गया कहां से पढ़ना, हैज कमर्शियल सब्सटेंस या नो कमर्शियल, बिकॉज व्हाट से पढ़ेगा बगैर एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, मेरा तो ख्याल चेंज, वो कस्टमर की बहस नहीं हो रही आपस में, वो 10,000 वाला उठा के देगा हम 10,000 वाला देंगे, हम 10 वाला उठा के देंगे, मतलब ये कैश फ्लोज वही रहेंगी, 10 जाएगा 10 ही आएगा, तो कैश फ्लोज में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। नहीं वो तो फिर बात में अलग इश्यूज है ना, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएंगे, टाइम वैल्यू मनी के डेफिनेटली पैसे ना छोड़ेंगे ना वो छोड़ेगा ना हम छोड़ेंगे, लेकिन ये जो चीजें उठा रहे हैं सेम अगर उठा कर ले रहे हैं तो इसमें कैश फ्लोज चेंज ना होने से क्या नहीं है, इधर एक वर्ड हजम करना आपने, कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, कब होता है, जब डिसिमिलर आइटम्स आर एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, क्यों नहीं है, नहीं आगे जरा थोड़ा सा इंग्लिश में ऊपर आ रहा है, वो जो मैंने वर्ड बोला ऊपर आ जाएगा, तो कहते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस बिकॉज़ अमाउंट ऑफ एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब आपस में ये जो चीज उठा के दी गई है वापस आ जाएगी, ठीक है, इधर से उधर हो जाएगी, तो इसमें हमारी कैश फ्लोज मुतासर, किसके साथ बात हुई है, कराची लाहौर की या कराची कस्टमर की, कराची लाहौर की आपस में, पीएसओ शेल की, ऑल पर्स मिल पैक की वगैरह। तो आप जरा एक सेकंड ऊपर आए जहां डी लिखा हुआ था, डी में क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैज नो या हैज, हम इस वक्त बहस कर रहे हैं कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना, और रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के फर्स्ट स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कब होना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन करते ही हमें पता चले कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो फिर रेवेन्यू की बहस ही खत्म, फिर रेवेन्यू की बहस खत्म हो गई, तो यहाँ वर्ड्स के लिखे हुए कमर्शियल सब्सटेंस हो या ना हो तो फिर रेवेन्यू की बहस आगे चलेगी, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस होता कब है, जरा उसके ब्रैकेट पढ़ेगा, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स लैक, बल्कि यहाँ भी लैक कमर्शियल सब्सटेंस, क्या मतलब नहीं होगा, an exchange of goods lack commercial substance when non-monetary exchanges occur, non-monetary exchange क्या है, चीजों की बात, मोबाइल, पेट्रोल, मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
Non-monetary exchange occurs between entities in the same line of business. Mobiles या mobile petrol, milk, same line of business to facilitate sale of the customer. Yes, sir. For example, contract between two oil companies that agree to an exchange of oil to fulfill demand from their customers in different specified locations on a timely basis. It means contract will have commercial substance if risk, timing, or amount of the entity's future cash flows is expected to change as a result of. कब होगा कब नहीं होगा, जरा ये आखिरी वाले वर्ड जरा बीच में रख के जरा बोल दो. कब एक्सचेंज ऑफ कब किसी गुड्स के एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा, बोल देना जरा सही तरह देखिए यार. When non-monetary exchange occur between entities in the same line of business to facilitate the sale of the customer. और in other words, जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें क्या लिखा हुआ, कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा, when the entity's future cash flows is expected to change as a result of the exchange transaction. कब नहीं होगा कब होगा, शायद दोनों चीजों को दो ब्रैकेट्स में एड्रेस करने की कोशिश हुई. कब नहीं होगा, एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा. नहीं महाराज ये सेंस समझ आ गई कि एक्सचेंज लैक कमर्शियल सब्सटेंस में तो स्टॉक ट्रांसफर की एंट्रीज हो, स्टॉक क्रेडिट स्टॉक डेबिट, वहां स्टॉक हमारा हो गया, अब यहाँ हमारा लेस हो गया, और जब कभी फ्यूचर में आएगा तो दोबारा शायद एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल एंट्रीज हो जाएंगी, वक्ती तौर पर एक रिसीवेबल पेबल्स बनेंगे. लेकिन इसमें नहीं, अगर कैश के अगेंस्ट ले लेंगे तो वो सेल है. अगर पेट्रोल हम कैश के अगेंस्ट लेंगे, पढ़ के जरा बताएं क्या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस होगा. तो चीजें अगर बेच रहे हैं अपनी तो यकीनन प्रॉफिट से बेच रहा है. अगर हमारे इस तरह से एग्रीमेंट है कि हम फ्यूचर में दे देंगे, आप हम वक्ती तौर पे दे दें, और इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, तो देन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं. जैसा फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे दें, तो मोबाइल रहने दें, कैलकुलेटर नहीं यार, आप बड़े आराम से दे देते हैं. इस कंडीशन पे देते हैं कि जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको दे देगा. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ कैलकुलेटर्स है, इसमें खुदा ना खासा कोई कमर्शियल एलिमेंट तो नहीं है आपका. कोई आप प्रॉफिट रखते तो नहीं है, लेकिन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुई है विदाउट एनी कैश फ्लो चेंज, फैसिलिटेट करने को एक दूसरे को. वो डिफरेंट लोकेशंस है ना, वो दूसरी व्हील चेयर में बैठा है, इस चेयर में बैठा. सिंपल सी एग्जांपल है सर. क्या हो ठीक है, वो हेड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉक्स क्रेडिट होंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, और कॉस्ट पे एंट्रीज होंगे. अगर ये तीन चीजें हैं तो मेरा ख्याल वर्ड्स अगर ये है डेबिट की बजाय वो करना, बल्कि इवन शायद एंट्री भी ना की जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ रजिस्टर वैसे नोट कर लिए जाए कि हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख लीटर ले लिए और अब हमें 1 लाख लीटर देना है, तो ये भी मेरा ख्याल कोई हद वाली इसमें बात नहीं. रिसीवेबल है, वक्ती तौर पे है, सेटल कर देना तो कर ले एंट्री तो ठीक है, लेकिन नॉट एट प्रॉफिट. और अगर प्रॉफिट बीच में इन्वॉल्व है तो फिर इसका मतलब कमर्शियल सब्सटेंस है. कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होगा, आखिरी दफा बोल दो. वो तो तभी होगी सर, कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कब होनी है, सेल वाली होनी, सेल होगी तो होनी, वरना स्टॉक हमारे जहां मर्जी पड़ा. अगर हमारी चीजें बिकी हैं तब सेल क्रेडिट होगी, और जिस दिन सेल क्रेडिट होगी उस दिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट. अब आप बता दें कि किस एग्जांपल में से फिट करना. जिस दिन हमारे कस्टमर को उसने चीजें दी होंगी तो हम एक एंट्री कर रहे होंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है ना. अब वो जो दूसरी एंट्री आप कर रहे हैं उसमें हम कॉस्ट ऑफ सेल्स जब डेबिट करेंगे तो साथ ये कर दें कि ये जो पेएबल टू कराची कस्टमर, क्योंकि स्टॉक हमारा नहीं गया, उसका गया, उसने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया. अब कॉस्ट ऑफ सेल वो हमारी है 10,000, हमें इस वक्त प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए बेस्ड ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन अगर स्टॉक हमारा था ही नहीं, उसके पैसे अब देने तो हमारी लायबिलिटी में. जी सर, फ्री है सर. सर जी नहीं, मैं फ्री हो गया जी सर. ये 4 पॉइंट्स हो गए. कौन कौन सर? नंबर 1 2 3 4, ये किस चीज के 4 पॉइंट्स हैं? ये पढ़ लेना जी, 4 काफी रहा.
मतलब हमारी ट्रांजैक्शन से कोई हमारे प्रॉफिट्स में कैश फ्लोज में कोई तब्दीली होनी अगर एक्सपेक्टेड है, फिर एक्सचेंज हैज कमर्शियल सब्सटेंस। और अगर नीचे जाए ना, नीचे जो एग्जांपल खत्म हुई थी जहां लिखा हुआ एग्जांपल 1 के आखिरी 2 लाइनें थी, exchange has no commercial substance because entity's cash flows is not expected to change. Will expect to change means commercial substance है, और अगर cash flows is not expected to change तो then it means commercial substance नहीं है, और अगर commercial substance नहीं है तो identification of contract का fourth point apply नहीं होता। ये कब apply होगा? जब cash flows are expected to change because of this exchange means commercial substance, हो या ना हो। जी सर, पहला पॉइंट क्या था जी? एक दफा जरा बोल दूंगा। Parties of contract has approved the contract and are committed to perform. Entity can identify each party's right. Entity can identify payment terms. ये कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे उनमें ना ये इनका जिक्र हुआ होगा, तो इनका आइडिया होना चाहिए ताकि उधर पढ़ें आप तो कुछ ना कुछ जहन में रिटेन रह जाए। वो ठीक है लिखा होता है, लेकिन वो तो सिर्फ तब हेल्पफुल होगा अगर वो पूछे आपसे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देख के लिख लेंगे, लेकिन अगर किसी सिनेरियो को आंसर दे रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्ड्स जहन में होने चाहिए, वरना सब कुछ आप स्टैंडर्ड खोल के उस वक्त नहीं कर सकते। ये ई पॉइंट होना चाहिए। कहाँ पे आ गए सर? किधर आ गए सर? पॉइंट ई हेडिंग वही है, लास्ट पॉइंट। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है। It is probable that entity will collect consideration to which it will be entitled for exchange of। देखिए, जिस वक्त आप चीजें बेच रहे होते हैं ना, अगर उसी वक्त ये प्रोबेबल नहीं है कि पैसे मिलते हैं, तो या तो आप चीजें नहीं बेचेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीजें उठा रहा है और आपको पता है इसने पैसे नहीं देने, तो आप लॉस रिकॉर्ड करें। मसलन फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बचपन करें नहीं तो आप बहुत पुराने, तो पुराना दोस्त, और आपकी शॉप पे आया हूँ और ऐसे ही मोबाइल पसंद करके आपके सामने अपनी जेब में रखता जा रहा हूँ, और ऐसे ही आपके साथ हंसी मजाक इसलिए करता रहा हूँ कि आपको शायद आपका ध्यान ना हो, लेकिन आपका सारा ध्यान मेरी तरफ ही। मेरी जितनी जेब से उनमें मैंने एक मोबाइल डाल दिया है और मैं अब अल्लाह हाफिज कह के जाने लगा हूँ। आप अपनी शराफत के बारे में मुझे कुछ नहीं कह पा रहे, तो क्या आपको प्रोबेबल होगा मुझसे पैसे मिलने? तो आपको लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट एंट्री करनी चाहिए, कोई रेवेन्यू और सेल्स की बहस नहीं है। क्या सब्सिक्वेंटली वैसे बैड डेट्स हो जाते हैं? लेकिन बैड डेट सब्सिक्वेंटली ही होते हैं। फर्ज करें अगर उसी दिन आपको पता हो कि जिस पर्सन को मैं चीजें बेच रहा हूँ ये पैसे नहीं देगा, तो आप नहीं बेचेंगे, सीधी सी बात, आप नहीं बेचेंगे। उस वक्त अब वो शख्स आपको अपने जैसा ही नेक आदमी लग रहा होगा, इसलिए आप उसे बेच रहे हो। बाद में वो शख्स मेरे जैसा निकल आया हो, तो जिस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर आपको प्रोबेबल ही नहीं है कि पैसे मिलेंगे, या सर्टेन नहीं है वर्ड, ठीक है, सर्टेन तो कभी भी नहीं होता, वो तो कुछ शख्स जितना मर्जी मतलब देना भी चाहे समटाइम नहीं दे पाता, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप जिस वक्त चीजें बेच रहे होते हैं उस वक्त आपको कोई प्रोबेबिलिटी मोर देन लाइकली, आई 37 से मिला मोर देन लाइकली सिचुएशन, मोर देन 50% चांसेस, क्लोज टू 100%। लेकिन जब तक पैसे मिल ना जाए वर्चुअली सर्टेन तो नहीं होगा, लेकिन उस वक्त आपको तकरीबन यकीन की हद तक यकीन होगा कि इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसी वक्त प्रोबेबल नहीं है तो आप कोई रेवेन्यू रिकॉर्डिंग की बहस नहीं करेंगे। तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो आपको अगर प्रोबेबल है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल कंडीशन पूरी होगी, और अगर यही प्रोबेबल उस वक्त नहीं है तो डेफिनेटली कोई रेवेन्यू की बात नहीं होगी आगे चल के, सिंपली ये लॉस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट समझ जाएंगे क्या है? फिफ्थ पॉइंट, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट। बैड डेट्स क्यों हो जाते हैं? सब्सिक्वेंटली मसला होता है। अगर आपको पहले ही पता हो आप नई चीजें बेचेंगे, अनलेस कोई मजबूरन आपसे चीजें ले जाए, और अगर मजबूरन लेके जा रहा है वो और आपको पता पैसे इसने कोई नहीं देने, तो सिंपली आप अपना स्टॉक क्रेडिट करके लॉस रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो काइंडली इधर एक दफा इसे रिपीट कर दें, चाहे देख के कर दें।
ये जो ऊपर हमने 5 पॉइंट्स पढ़े ना, इनका क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। ये जरा एक नीचे लिखा होगा इसी ई के नीचे, क्वेश्चन फ्रॉम अबव कैन बी। एक तो सिंपली जरा पिछले पेज वापस है, एक तो क्वेश्चन सिंपली ये हो सकता है ना, व्हेन द एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इनको सीरियस है ना सर, बस आज से आप सीरियस हो जाए इसके हवाले से। काफी दिन हमने ऐसे गुजार दी, तो थोड़ा थोड़ा आज से मेरा ख्याल इसको भी दोबारा रिवाइज करना चाहिए आपको। तो एक तो सिंपली ये हो सकता है ना कि स्टेटिंग व्हेन एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अ कस्टमर, तो फिर आपके ज़हन में ये पॉइंट्स आने चाहिए कि मैंने अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स ढूंढने हैं। कम से कम ये तो पता चले ना वो सवाल क्या पूछ रहा है। लेकिन यही सवाल अगर इस तरह नेक्स्ट पेज पे आता है, क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड बिफोर जर्नल IFRS 15 मॉडल इज अप्लाइड। दोबारा पेज 1 पे जाएगा, पेज 1 पे 5 स्टेप मॉडल है। इसको इस तरह भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया मीट होगा तो जर्नल IFRS 15 का मॉडल अप्लाई होगा, पूछा जा सकता है सर। पहला स्टेप अप्लाई होगा तो फिर अगले स्टेप आएंगे। तो इसी सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा इससे पहले कि आप IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करें। तो उसका क्या जवाब देंगे? वो 5 स्टेप्स लिखेंगे, वो 5 लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे। दोबारा जरा क्वेश्चन पढ़ रहा, इस क्वेश्चन की क्या सेंस बनती? क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, इससे पहले क्या IFRS 15 का मॉडल अप्लाई किया जाए रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जो अभी आपने इस पेज नंबर 8 पे पढ़ा है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको भी जरा, वैसे मैंने बोल्ड किया हुआ लेकिन एक नजर पड़नी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ कैश कंसिडरेशन रिसीव। ट्रीटमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव if contract does not meet the criteria for the identification of the contract। पैसे अगर मिल गए हैं लेकिन ऊपर जो 5 पॉइंट्स पढ़े हमने उनमें फॉर एग्जांपल जरा दूसरा देखें या तीसरा देखें, अभी कंसिडरेशन की अमाउंट या पेमेंट टर्म्स फाइनल नहीं हुई, पैसे मिल गए हैं, नहीं मतलब सवाल इस वक्त उठा लें कि सवाल क्या है जिसको हमें एड्रेस करना है। पैसे मिल गए हैं लेकिन जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े, लेट्स अज्यूम उनमें से कोई एक पॉइंट अभी रहता है, तो उन पैसों का आप क्या करें? ये हम सवाल ये है, इसका जवाब ढूंढने लगे। सवाल क्या है सर? लेकिन अभी सारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो इन पैसों का क्या करें? शायद जो आपने कहा वो करें, लेकिन एक उसमें और पॉइंट भी है। When a contract does not meet the above criteria and the entity receives the consideration from the customer, entity shall recognize the consideration received as revenue। इसको आगे कंप्लीट करने से पहले मैं एग्जांपल 2 देखता हूं। Mr. Anjum agreed on 1st March 2016 to sell 5 cutting machines to Dollars। एंटिटी कौन है? एंटिटी due to some deficiency in the drafting the agreement, each party's rights cannot be identified। ये थी कंडीशन इन्वॉल्व है सर जी? कौन सी कंडीशन थी? On 31st March 16, Mr. Anjum delivered the goods and these were accepted by Dollars। After 10 days of delivery, that is 10th April 2016, Dollars made the full payment and the payment is non-refundable। When should Anjum record revenue? पढ़े एक दफा एग्जांपल दोबारा पढ़ो। नहीं एक मिनट, वो आंसर नहीं आपसे पूछ रहा, क्वेश्चन समझ गए? 1st मार्च को एक एग्रीमेंट हुआ, अभी उसमें पॉइंट सारे मीट नहीं हुए थे, विच मींस कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं थी, लेकिन 31 मार्च को डिलीवरी भी हो गई, 10 अप्रैल को पैसे भी मिल गए। सवाल ये उठता है कि आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? इस सवाल के जवाब की बजाय एग्जांपल नंबर 3 पहले देखें। A chartered accountant firm agreed to supply consultancy services to leading school। तो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या देने का एग्रीमेंट है?
to a leading school. So accounting services, for example, a non-refundable advance of 50,000 is received at the time of agreement on 1st January 2012. The final payment terms are not clear. Underline करना, ये भी कोई point है उसमें? Side point. On 15 January 2012, the contract was terminated. When should the CA firm record the revenue? अब आ जाएं, जरा दो सवाल उठ गए हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ Yes, और टर्मिनेट हो गया? Yes, sir. अब आ जाए जो हमने हेडिंग पढ़ी है, क्या उस हेडिंग के मुताबिक एग्जाम्पल 2 और 3 में कोई ऐसा पॉइंट अभी है जिससे 5 पॉइंट्स मीट ना हुए? Yes, sir. उसमें पेमेंट टर्म्स थी शायद एग्जाम्पल नंबर 3 में, और एग्जाम्पल नंबर 2 में शायद ईच पार्टीज राइट्स का मसला था. तब आए जरा इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं क्या कहता है. When a contract does not meet the above criteria and the entity receives a consideration from the customer, नीचे वाली एग्जांपल्स में जाए, दोनों में एग्जांपल 2 और 3, क्या दोनों में पैसे मिल गए थे? Yes, sir. The entity shall recognize the consideration received as revenue only when either of the following events have occurred. पॉइंट ए और बी के दरमियान और है, दोनों मीट हो जाए या कोई एक भी चलेगा? नंबर 1, entity has no remaining obligation to transfer goods or services and all or substantially all of the consideration has been received and non-refundable. इस वक्त हम पढ़ क्या रहे हैं? ऊपर जो दो लाइनें थी उसकी पहले ट्रांसलेशन करें. नहीं, अब दो लाइनें. कंसिडरेशन मिल गई है, वो कहता है सेकंड लाइन में एंटिटी को अब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है इवन दो के क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ. लेकिन नंबर 1 कब? when the entity has no remaining obligation to transfer goods or services and all of the consideration has been received and it is non-refundable. क्या is non-refundable? or contract has been terminated and the consideration is non-refundable. ये पढ़ के अब एग्जांपल 2 में दोबारा जाओ. क्या कंसिडरेशन रिसीव हो गई? Yes, sir. क्या क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन मीट हुआ है? No, sir. क्या ये एंटिटी मिस्टर अंजुम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले पॉइंट ए या पॉइंट बी की बेस पे? पढ़े आराम से पढ़े. अगर ए की बेस पे तो बताएं कब रिकॉर्ड कर लें? जब क्या क्या हो जाए? नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन एंड ऑल कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड व्हिच इज नॉन रिफंडेबल. देखिए आम हालात में अगर फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरिया मीट हो जाता तो शायद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते 31 मार्च को. ढूंढे क्या गुड्स डिलीवर होने से, कंट्रोल ट्रांसफर होने से राइट टू रिसीव बन जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है. लेकिन अगर अभी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ और कंसिडरेशन रिसीव हो गई है तो उसको आप रेवेन्यू बना सकते हैं. लेकिन नंबर 1, अब when entity has no remaining obligation and substantially all the amount has been received and it is non-refundable. तो ये वाली सारी चीजें कब मीट हुई हैं? 10 अप्रैल को या 31 मार्च को? तो इस सेकंड एग्जांपल में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? एग्जांपल नंबर 3 पे एक मिनट आएगा. नहीं, एक मिनट. एग्जांपल नंबर 3, क्या पैसे मिले हैं? क्या कंसिडरेशन रिसीव हुई है? क्या एग्रीमेंट, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई पॉइंट रहता है? क्या रिमेनिंग ऑब्लिगेशन और पैसे रिसीव हुए? हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन, तो वो पॉइंट ए नहीं है. अब पॉइंट बी में है. क्या कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल. तो किस दिन फिर ये बी पॉइंट के मुताबिक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? इन डेट्स ढूंढे दोनों में. 10 अप्रैल एंड 15 जनवरी. अब मेरी रिक्वेस्ट पे जरा कर ली, पिछले पेज वापस है. पहले दो पॉइंट्स जरा दोबारा देखें, ए एंड बी, और फिर इनकी एग्जांपल 2 और 3 का जरा आंसर भी जरा अगले पेज पे चला गया तो शायद आप यही नहीं करोगे. दरमियान से जरा पढ़ें और प्लीज फाइनल करके उठें. तो अब इस तरह की जो एक्सेप्शंस रह गई ना, ये जरा हम कोशिश करेंगे कि कल तक मैक्सिमम खत्म कर लें. ये पढ़े आप इंडिविजुअली पढ़ना सर.
ये पढ़ ली। एग्जाम्पल 2 में दोबारा जाए, बताएं किस डेट पे कैश मिला है। तो ये तो कमाने के बाद ही मिला, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में बताएं कैश कब मिला। 1 जनवरी को मिला है। इनकम कब बना रहे हैं आप? तो 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो पैसे मिले उनका क्या करेंगे? उसको अनअर्न्ड कंसीडर करेंगे। एक लाइन जरा ढूंढे जरा, इमीडिएटली आफ्टर द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 3, एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव्ड एज लायबिलिटी अंटिल वन ऑफ द इवेंट्स अबव अकर। या कम से कम आप कमा ना लें, ठीक है, और या नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और कंसिडरेशन जो मिली थी आपको वो नॉन रिफंडेबल है। जब तक मतलब ये पॉइंट ए और बी अप्लाई ना, और ए या बी ना हो जाए, तब तक पैसे वक्ती तौर पे कहाँ रहेंगे? ये हमने ए और बी में पढ़ा क्या है? नहीं, ए और बी में पढ़ा क्या है कि रेवेन्यू कब बनाने। तो रेवेन्यू अगर आपने नहीं बनाया और पैसे मिले हुए तो फिर तो उसे लायबिलिटी बनाएंगे। तो कब तक लायबिलिटी रहने दें? जब तक ए या बी ना हो जाए, और जब ए या बी हो जाए फिर उस लायबिलिटी को इनकम बनाए, ठीक है। ये आज के लिए सर इस तरह करें, ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी इनकी तरह मेरा ख्याल है अगर एक अच्छी सी रिवीजन कर लीजिए दोबारा पढ़कर। एग्जांपल नंबर 6 ऑनवर्ड्स, एक आध बीच में थोड़ी थोड़ी एग्जांपल है, शायद वो नहीं अभी हुई, वो कल इंशाल्लाह कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 शायद रहती है, 9 नहीं, 9 10 रहती नहीं है, वो होगी वही पीछे, ये पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल है 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 भी होगी भी, 13 पीछे होगी भी, यहाँ से ऑनवर्ड्स होगी मेरे ख्याल सर। नहीं 14 रहती है शायद, हाँ जी 14 शायद रहता भी। चले जो जो रहता है ना बीच में 6 से लेके कहाँ तक, 6 से 20 तक, उसमें से 8 छोड़ दीजिएगा, 8 और 14, बाकी मेरा ख्याल है अगर यहाँ नहीं भी पड़ी वो पीछे आ गई थी। 6 से ऑनवर्ड्स कहाँ तक कह रहा हूँ? 1 घंटा दें प्लीज। और दूसरा काम क्या दिया मैंने, IAS 12, और इसका भी क्रेडिट टाइम करो, ठीक है। ठीक है प्लीज, ये पेज नंबर बता दीजिए यार। एग्जांपल नंबर 6 किस पेज पे है? पेज नंबर 65 ऑनवर्ड्स। ये ऑनलाइन सोर्स का नहीं कोई क्वेश्चन आएगा? यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थे क्या, लिखा हुआ परचेज ऑप्शन की वजह से। तो URV नहीं, URV इज एन इंडिकेशन कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। या परचेज ऑप्शन, वहाँ परचेज ऑप्शन वर्ड नहीं है, नहीं सोल्ड तो यहाँ भी लिखा हुआ। लीज में सेल तो होनी है ऑन लीज, ये सेम सेंटेंस है। हाँ सिर्फ ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, लेकिन अनगारंटीड रेजिडुअल इज अ कंडीशन कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल होती ही कब है, जब ओनरशिप ट्रांसफर ना हो। हाँ हो सकता है उस केस में वो बता दे कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, फिर वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी नहीं, फिर भी लेसी इग्नोर करेगा, लेसर फिर भी कंसीडर करेगा।
इसमें भी तो लेसर रिमूव कर रहा है। नहीं कर रहा ना, वो नहीं कर रहा। और सर शेयर में परचेज ऑप्शन है। हाँ तो लिखा होता ना ओनरशिप ट्रांसफर हो, फिर वो अनग्रेजुअली कंसिडर ना करता। ठीक ठीक। छोटे-छोटे टॉपिक्स रहते हैं, वो रिवाइज करना चाहिए दोबारा लेक्चर। कौन सा मसला? नहीं वो मतलब अटेम्प्ट नहीं किए थे या याद नहीं आते? अगर सही याद नहीं आते दोबारा लेक्चर लेना। याद नहीं आते सर, मतलब दोबारा नहीं पढ़ के, इसका मतलब फिर वो मिस हुए होंगे ना उस वक्त। तो वो फिर लेक्चर्स लें, आज कल लें, खत्म करें इसी वीक में। कि आज क्या दिन है? जाहिर सी बात, सही तरह होना चाहिए क्लियर। आपके सामने क्वेश्चन तो पूरा स्टैंडर्ड आता हो ना, फिर ये क्वेश्चन होता है। अगर सही कॉन्सेप्ट्स हो ना हर चीज के, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, ये जिसके पूरी ग्रिप हो फिर होता है। तो अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश करें, भी है टाइम, बस कोशिश करें इस वीक में खत्म हो जाए। बाकी कंसल्टेशन वगैरह तो होगी भी ना, ये बड़े IS-12 हो गया, लीज हो गया, इस तरह तो कर ली है ना साहब। वाइंड अप करें इस वीक में, फिर बाद में नहीं टाइम मिलेगा। ये वाला पॉइंट हो गया इस पे जो तीसरा पॉइंट है तो ये बात होती है ना, हैव नॉट बीन। हाँ तो इन्हें इसमें भी एक्सपेंस 3000 की बात हो रही है, 13,000 नहीं, सिर्फ 3 की बात है। फ्यूचर में तो ये इनकम होगा। The cost that directly relates to providing those goods and services, जिसके अगेंस्ट पैसे मिलने हैं। हैव नॉट बीन तो ये नहीं हुआ कि मतलब वो उसको हमने एक्सपेंस नहीं बनाया हाँ हुआ। तो इसके एक्सपेंस नहीं ना बनाया, लेकिन उन गुड्स उनसे रिलेटेड है ना, जिनसे रिलेटेड हमें फ्यूचर में रेवेन्यू मिलता है। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इट इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको दोस्त कह रहा है, जिनके अगेंस्ट फ्यूचर में भी रेवेन्यू मिलेगा। ये तो वैसे ही इनकर हो गया होगा ना, वो तो कैरिंग अमाउंट में आ गया होगा। हाँ जी, वो कैरिंग अमाउंट, लेकिन हमने ऐसे बनाया होगा उसको तो अगर सर। इस बात से परेशान हो, जो हैव नॉट बीन लिखा सर इसको अगर प्लस करना है तो 10,000 जमा 3 करके 13 करें। हाँ जी 13 हाँ तो बात वही हो जाएगी। फिर 10 और 12 और 13 कंपेयर कर। हाँ जी, फिर भी एक हाँ लेकिन इसको इस तरह लेना, इससे रिलेटेड है, ठीक है। वो तो कैरिंग अमाउंट अलग आ जाएगी ना, ये तो कैरिंग अमाउंट है। जी तो बाकी जो फ्यूचर में मिलना है और जो उस पे खर्चा होगा फ्यूचर।